चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने 14 प्रिंसिपल ऑफ फेवल्स स्टार्ट किए थे बेटा, लास्ट टू लास्ट क्लास में बेटा, जिसमें से हम आपको 8 प्रिंसिपल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एंड आई होप सो कि आपने प्रॉपर तरीके से बेटा उन प्रिंसिपल का रिवीजन वगैरह किया हो, राइट। और जिस बच्चे की बेटा वो क्लासेस नहीं हुई थी, आप यूट्यूब से उन लेक्चर को देख सकते हैं बेटा, प्रॉपर क्लासेस वहां पर अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। तो आज हमें करना है 9वां प्रिंसिपल। 8 में आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लीज आप पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, देन ही आपकी क्लास ज्वाइन करिएगा। बेटा देखो, 9वां प्रिंसिपल था हमारे पास स्केलर चेन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, फटाफट से आप लिखिए मेरे साथ के साथ, नोट कीजिए, नोटिंग कीजिए बेटा। कहते हैं इट रेफर्स टू फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन which move from highest to lowest rank in a straight line. In a straight line. जैसे देखो, एक स्केलर जो स्केलर चेन होती है बेटा हमारी, राइट, वो एक तरह से मैं बोलूँ तो अथॉरिटी या कम्युनिकेशन का एक तरीका है। जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल एक जूनियर स्टाफ को बेटा कोई डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन में माइट बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है, सर वो इमरजेंसी बेसिस पे डिसीजन नहीं है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने सीनियर्स की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। तो वहां पर बेटा डिसीजन लेने के लिए हमने उस डिसीजन को कम्युनिकेट करना पड़ता है बेटा टू द अपर मैनेजमेंट। तो एक तरीका दे रखा बेटा हेनरी फ्योल्स ने, दैट इज स्केलर चेन का। तो आप स्केलर चेन को फॉलो करके प्रॉपर तरीके से डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, राइट। तो वो कैसी स्केलर चेन होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बेसिकली देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं चार्ट बना रहा हूँ बेटा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक लाइन ये बन गई, एंड दिस इज द सेकेंड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक तरह से स्केलर चेन बना रहा हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है। मान लो ये है एक पर्सन मिस्टर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ये सी है बेटा, एंड ई, और ये है हमारा एफ, राइट। एक और ले लेते हैं हमारा जी, और यहाँ पर ले लेते हैं बेटा हम एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक सिस्टम होता है बेटा कि आपको सिस्टम को फॉलो करके ही कम्युनिकेशन या किसी भी डिसीजन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जैसे मान लो ये पर्सन है, ये हमारा एफ है, ठीक है। ये एफ है, इसको बेटा कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है पी तक। ध्यान तो सुनिएगा प्लीज। ये जो हमारा मिस्टर एफ है, इसको कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है बेटा मिस्टर पी तक। तो सर ये क्या डायरेक्ट भेज दे, या अपने ये जो ई है इसका सीनियर है, ये इसका सीनियर है, ये इसका सीनियर है, ये इसका सीनियर है, ये इसका सीनियर है, और फिर डाउन स्ट्रीम में आएगा इस तरीके से। तो स्केलर चेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये फॉलो करता है कि एक स्ट्रेट लाइन में आप कम्युनिकेशन करोगे। तो यानी कि मिस्टर एफ को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है पी तक, तो बेटा ही यूज टू दिस, वो इस तरीके से पहले ई को बताएगा, ई डी को बताएगा, डी सी को, ये प्रोसेस चलेगा ए के पास, फिर ये एल को बताएगा, फिर ये एम को, फिर ये एन को, फिर ओ को, फिर पी को। तो अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन किसके पास आएगी, पी के पास। तो अल्टीमेटली बेटा इस कॉन्सेप्ट का मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ आपको। बेसिक लॉजिक क्या है सर, आपको लगता है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आप सीनियर पर्सन को, फिर उसके सीनियर, फिर उसके पर्सन, तो ये तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। बेटा होता क्या है, एक बेसिक इंटेंशन है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है बिजनेस में, सीनियर चाहते हैं भैया वो हमारे थ्रू जाए, ठीक है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हो, एटलीस्ट हमें पता तो हो वो इन्फॉर्मेशन क्या शेयर कर रहे हो। इस वजह से बेटा स्केलर चैन को शो किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है सर, मान लो
मुझे अभी कोई अर्जेंट बेसिस पे इंफॉर्मेशन भेजनी है पी तक, अगर मैंने अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी तो माइट भी दिक्कत भी हो सकती है, राइट। और उस इन्फॉर्मेशन के ना पहुंचने के टाइम पे बेटा हमें लॉस भी हो सकता है। तो उस केस के लिए बेटा फिर हमारे हेनरी फेवल ने एक एक्सेप्शन भी बताया है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोला गया गैंग प्लैंक, ठीक है। गैंग प्लैंक में बेसिकली होता क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन में जो हमारा मिस्टर एफ है वो इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कर सकता है बेटा, डायरेक्टली पी को। ये एक्सेप्शन है एक तरीके का स्केलर चेन का। अब क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा हेनरी फेयल्स के ओपिनियंस क्या थे, उसके लेटर्स क्या थे, वगैरह वगैरह, राइट। तो बेसिक सिनेरियो, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं स्केलर चेन की बात करूं तो बेसिक पॉइंट यही है बेटा, इट रेफर्स टू फॉर्मल लाइन होती है बेटा, किसकी बेटा, अथॉरिटी की और कम्युनिकेशन की, विच मूव फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम स्केलर चेन के नाम से जानते हैं, राइट। तो हम इसमें देखते हैं कि हेनरी फेयल ने क्या ओपिनियन दिया था, उसकी लेटर क्या थी, वो सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा ये आपने नोट कर लिया, तो फटाफट से इसको नोट करिए बेटा, फिर हम आगे मूव करते हैं। अभी हमारा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ एक छोटा सा एक सिचुएशन समझी है, तो इसको फटाफट से नोट करिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो बेटा, फेयल्स की क्या ओपिनियन थी बेटा इसको लेके, राइट। जो हमारे हेनरी फेयल थे जिन्होंने ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी स्केलर चेन वाली, तो उनका मानना था दिस चेन मस्ट बी फॉलोड, मस्ट बी फॉलोड इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, मस्ट बी फॉलोड इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। इसका मतलब सर इट मीन्स ईच कम्युनिकेशन, ईच कम्युनिकेशन must move from, must move from top to bottom or vice versa in a straight line, in a straight line. So this is the basic Henry Fayol opinion on the scalar chain, right। ये हेनरी फेयल्स की बेटा क्या थी, ओपिनियन थी स्केलर चैन को लेके। फिर कहते हैं सर फेयल्स लैडर, फेयल्स लैडर, ठीक है। तो फेयल्स लैडर क्या था इसको भी देख लेते हैं बेटा, फिर इकट्ठे समझाता हूँ आपको। कहते हैं फेयल has explained this principle, this principle with the help of, with the help of a ladder or double chain, right, जो मैंने ऑलरेडी बेटा shown in previous diagram। देखो जी, सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं सर हमारे जो हेनरी फेयल्स थे उनका क्या ओपिनियन था इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके। तो कहते हैं सर उनका मानना था कि भैया इस स्केलर चेन को आप स्ट्रिक्ट मैनर में फॉलो करोगे, इसका मतलब ये होगा कि कम्युनिकेशन जो मूव होगा वो टॉप टू बॉटम या वाइस वर्सा फॉर्मेट में होगा इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आपने यहाँ देखा था बेटा, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पर बॉटम टू टॉप हो रहा था और यहाँ पर टॉप टू बॉटम हो रहा था, राइट। तो अल्टीमेटली सर एक स्ट्रेट लाइन में इन्फॉर्मेशन फॉलो, यहाँ पर बॉटम टू टॉप क्यों हो रहा था, क्योंकि नीचे से इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा था। यहाँ से बेटा टॉप टू बॉटम क्यों हो रहा था, क्योंकि अप से यानी कि दैट इज टॉप से बॉटम की ओर फ्लो उसका हो रहा था। तो इस मैनर में कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, ये कहा था बेटा हेनरी फेयल के ओपिनियंस ने। तो उन्होंने इस स्केलर चैन को बेटा एक लैडर, एक सीढ़ी की तरह बेटा प्रेजेंट किया था, जो आपको मैंने प्रीवियस एग्जांपल में ऑलरेडी बता दिया है। देखो फेयल्स हैज एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ ए लैडर, एक सीढ़ी या फिर एक डबल चैन, राइट,
विच इज शोन इन प्रीवियस डायग्राम। सिंपल कॉन्सेप्ट से बेटा, आई होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट से नोट कीजिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। बेटा इसी में एक नोट पॉइंट समझिएगा, देखो क्या लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, गैंग प्लैंक। अब ये क्या कॉन्सेप्ट, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाले चार्ट में। गैंग प्लैंक बेसिकली एक एक्सेप्शन था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन इज स्ट्रिक्ट ऑन द कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, राइट, ये सिचुएशन था। बट गैंग प्लैंक ना एक इमरजेंसी पॉइंट के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया है बेटा। गैंग प्लैंक बेसिकली क्या कहता है सर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हो सकते हैं बेटा सेम रैंक के एम्प्लॉय के बीच में। यानी कि ध्यान सुनना, ये जो नोट पॉइंट है बेटा गैंग प्लैंक, ये बेसिकली गैंग प्लैंक ये बेसिकली क्या बोलता है बेटा, कि हम यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है सर दो सेम लेवल के एम्प्लॉय के बीच में, राइट। अब सर ये क्यों लॉन्च किया गया, इन इक्वल रैंक ऑफ एम्प्लॉय इन केस ऑफ इमरजेंसी टू अवॉइड द डिले कम्युनिकेशन, ताकि कम्युनिकेशन में बेटा डिले ना हो पाए। इस पॉइंट को लेकर यहाँ पर क्या किया गया था बेटा, इस गैंग प्लैंक के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया था। देखो मैंने आपको समझाया भी था बेटा इसको, यहाँ पे ये दिस, ये दोनों सेम रैंक के पर्सन है बेटा, एफ और ये, तो इनके बीच में बेटा कम्युनिकेशन करने के लिए आपको स्केलर चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो। अगर क्या है बेटा, इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो इस केस में बेटा आपको स्केलर चेन फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गैंग प्लैंक का यूज करके बेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद इन द सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया बेटा। प्लीज इस नोट पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, ठीक है, इस नोट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये वाला भी, ये इसी का पोर्शन है, नोट पॉइंट का ही पार्ट है बेटा ये, ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट। चलो जी, ध्यान से सुनना बेटा, अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो सर जैसे कि दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, या तो पॉजिटिव इफेक्ट्स, क्या होंगे बच्चे, पॉजिटिव इफेक्ट्स, या होंगे हमारे वायलेटिंग इफेक्ट्स। या तो पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, या तो हमारे पास क्या होंगे बच्चे, वायलेटिंग इफेक्ट्स। ठीक है जी। तो सर पॉजिटिव इफेक्ट्स में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो पहला लिखिएगा, फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। दूसरा, बेटर रिलेशन बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट, एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, क्विक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अगर फॉलो नहीं किया तो इसके कुछ वायलेटिंग इफेक्ट्स होंगे बेटा। पहला, डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा सीनियर एग्जीक्यूटिव को पता ही नहीं होगा कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे इसमें चल रही है, ठीक है। इंक्रीज इन प्रॉब्लम बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और रिलेशन भी बेटा हमारे कुछ खास नहीं रहेंगे। बिटरनेस इन रिलेशन ड्यू टू इग्नोरिंग अथॉरिटी। देखो बच्चों ध्यान से एक नजर मारिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। कहते हैं सर अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, राइट। और अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया देन डेफिनेटली सम नेगेटिव सॉरी वायलेटिंग इफेक्ट्स आर आल्सो देयर। तो सबसे पहले कहते हैं सर अगर आपने इसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन का क्या हो रहा होगा बेटा, फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत परफेक्ट तरीके से हो रही है बेटा। और यहाँ पर रिलेशन क्या होंगे बेटा, बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि आप हर अथॉरिटी को रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, ठीक है। और प्रॉब्लम कोई भी बेटा वो बहुत जल्दी आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्संस ज्यादा है तो सोल्यूशन के तरीके भी ज्यादा हो सकते हैं।
तो दिस इज द बेसिक बेनिफिट्स फॉर अडॉप्टिंग दिस प्रोसेस। कहते हैं सर अगर फॉलो नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है डिसऑर्डर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं होगा, प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी बेटा डे बाय डे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी प्रॉपर तरीके से लोगों के पास। बिटरनेस, रिलेशन में कड़वाहट आ जाएगी बेटा, क्योंकि आपने अथॉरिटीज को यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, इग्नोर कर दिया, राइट। कोई भी पर्सन किसी को भी जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रॉपर फ्लो ऑफ ऑर्डर यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्केलर चेन एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो बेटा। प्लीज इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। चलो जी, अगला लिखते हैं बेटा ऑर्डर, इसको भी करते हैं बेटा। तो फटाफट से इसकी थ्योरी लिखिए सबसे पहले आप। कहते हैं सर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, order a right person should be placed at the right place या right job। right job and oh sorry यार, right thing। should be placed at the right place। कहते हैं according to Fayol, every enterprises should have two different order। एक होता है बेटा हमारे पास मटेरियल ऑर्डर फॉर फिजिकल रिसोर्सेस, और दूसरा होता है हमारे पास सोशल ऑर्डर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस। तो कहते हैं जी a proper place for everything in its right place। In order to a place for everyone and appointed in right place। तो यहाँ पर बेटा एक साइड में एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है जी, एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा। All the available resources in the organization will be utilized properly। बेटा देखो बेसिक सिचुएशन क्या है। अच्छा, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब जो आप जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं ना, वो नहीं है बेटा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो हम जनरल जनरल लाइफ में हम क्या बोलते हैं, भैया इसका ऑर्डर देना, किसी पर्सन को काम करवाना ना। ऑर्डर का जो बेसिक सिचुएशन है उसको समझना बिल्कुल ध्यान से।
जैसे मान लो मैंने बोला कि सर एक राइट पर्सन को प्लेस करना चाहिए राइट जॉब में, एक राइट चीज को बेटा प्लेस करना चाहिए राइट प्लेस में। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो बेटा मेरे पास ना 5,000 रुपीज पड़े थे, अब उस 5,000 का मैं यूज कैसे करूं? राइट, दैट इज ऑर्डर। मान लो उस 5,000 रुपीज को बेटा मैं खर्च कर देता हूँ, कपड़े वपड़े ले आता हूँ, तो क्या उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हुआ? डिपेंड करता है सर मेरी नीड क्या थी। मान लो मेरे पास ऑलरेडी कपड़े थे, देन व्हाई शुड आई परचेज मोर क्लोथ्स? देन डेफिनेटली आई हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी इन समवेयर जहां से मुझे उसका रिटर्न मिल सके। हाँ कि ना? बिल्कुल। तो सर कहते हैं एक राइट थिंग को राइट जगह पे और एक राइट पर्सन को राइट काम पे जॉब पे लगाना ही ऑर्डर कहलाता है। तो हर एंटरप्राइज में बेटा कुछ फिजिकल रिसोर्सेज होते होंगे, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज होते होंगे। तो कहते हैं सर जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनको राइट प्लेस पे प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। राइट, और दूसरा जो ह्यूमन रिसोर्स होता है बेटा, उसको राइट काम देना, राइट प्रॉपर जॉब देना बेटा, जो जिसके लिए वो कैपेबल है उसी में तो वो अपना 100% दे पाएगा, वो करना, दैट इज द इम्पोर्टेंट। और यही हमारा ऑर्डर है। तो इसका मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं बेटा, उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना ही ऑर्डर है। तो हेनरी फॉल्स के अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं बेटा इसको। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्डर आर राइट पर्सन शुड बी प्लेस एट राइट जॉब, यही बोला था बेटा मैंने, एंड द राइट थिंग शुड बी प्लेस एट राइट प्लेस। ठीक है। फिर कहते हैं अकॉर्डिंग टू फेवल एवरी एंटरप्राइज शुड हैव टू टाइप ऑफ ऑर्डर। पहला, मटेरियल ऑर्डर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस, कि किस तरीके से उन्हें काम करवाना है राइट प्लेस में, इन फिजिकल रिसोर्सेस का राइट प्लेस में यूटिलाइज कैसे करना है। दूसरा, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से राइट प्लेस में किस तरीके से अपॉइंट करना है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा। राइट, तो ये दो नोट पर देखो, ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइजिंग प्रॉपर। ठीक है, जो प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर चीज का, उसको बेटा हम ऑर्डर के नाम से जानते हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। ठीक है जी, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से बेटा। चलो फटाफट से एक नोट पॉइंट लिखो, डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, एक नोट पॉइंट लिख लेना एफेक्ट्स के ऊपर। तो एफेक्ट्स में लिख लेना, इफ द ऑर्डर इज फॉलोड, लिखो, इफ द ऑर्डर इज फॉलोड देन इट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स, if the order is followed then its positive effects, the better utilization of resources, the better utilization of resources. And if it is not followed, better utilization of resources लिखा बेटा, if it is not followed, if it is not followed, its violating effects, its violating effects to wastage of resources, टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। तो सर सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको फॉलो कर रहा हूं तो रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, इसको फॉलो नहीं कर रहा हूं तो रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वॉयलेटिंग और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हो गए बेटा ओवर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए फटाफट से, पॉइंट नंबर 11, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। हेडिंग लिखे बेटा फटाफट से, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है कंपनी के जो मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं व्यक्ति, वो मैनेजर लेवल के। ठीक है, तो जरा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो लिखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, पूरा लिखिएगा। इट इज एब्सोल्युटली हार्मफुल, इट इज एब्सोल्युटली हार्मफुल टू चेंज द एम्प्लॉय, टू चेंज द एम्प्लॉय frequently as it is reflection, at is a reflection of inefficient management, so that therefore according to this principle there should be
स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉय so that the work continue efficiently. देखो जी बेटा, जो हमारा मैनेजमेंट का ओपिनियन है इस पॉइंट को लेके, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज एब्सोल्युटली हार्मफुल चेंज ऑफ द एम्प्लॉय। अगर बेटा आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटरप्राइजेस बेटा अगर बार बार अपने मैनेजमेंट को चेंज कर रही है, एम्प्लॉयज को चेंज कर रही है, तो उसके लिए बेटा काफी वो हार्मफुल होता है। क्योंकि बेटा आप पहले एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हो, फिर डेफिनेटली उसको निकाल रहे हो, फिर नए अपॉइंट कर रहे हो, और नए पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग बन रही है नहीं बन रही है, क्या वो ट्रेंड एम्प्लॉय है या नहीं, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जिसकी वजह से बेटा आपको अपने एम्प्लॉयज को जल्दी से चेंज नहीं करना चाहिए, वो काफी हार्मफुल होता है बेटा, और एक इनसफिशिएंट मैनेजमेंट की निशानी है। तो इसीलिए बेटा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉय सो दैट द वर्क कंटिन्यू एफिशिएंटली। यानी कि जो जिस पर्सन को आपने अपॉइंट करा है बेटा, मिस्टर एक्स को मान लो आपने अपॉइंट करा है, तो इसका जो टेन्योर होगा, अपॉइंटमेंट की अवधि होगी बेटा, वो स्टेबल करोगे आप। यानी कि आज आपने अपॉइंट करा, एक हफ्ते बाद निकाल रहे हो, 15 दिन के बाद निकाल रहे हो, 2 साल के बाद निकाल रहे हो, तो एक प्रॉपर, एक विजिबल, एक रीजनेबल टेन्योर होना चाहिए बेटा, जहां पर लगे कि जैसे मान लो 5 साल के लिए अपॉइंट करा, फिर रीअपॉइंट कर लिया, ठीक है, तो माइट भी बेटर तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके का बेटा आपको एक मैनेजमेंट स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी पर्सनल के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है जी, समझ आया बेटा? इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से प्लीज। चलो जी, तो बेटा देखो, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल के कुछ इफेक्ट्स हैं बेटा, पॉजिटिव इफेक्ट्स और वॉयलेटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वॉयलेटिंग इफेक्ट्स और पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करूँ, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो, मान लो बेटा अगर मैं एक स्टेबिलिटी रखता हूँ अपने एम्प्लॉय को, एक कुछ टाइम के लिए बेटा अपॉइंट करता हूँ, जैसे मान लो 1 साल के लिए, फिर उन्हें हमने निकाल दिया, फिर दूसरे रख लिए, तो क्या हमारे एम्प्लॉय हमसे खुश रहेंगे बेटा? नो, कोई भी खुश नहीं रहेगा। और मान लो अगर मैंने उनकी प्रॉपर टेन्योर फिक्स किया हुआ है, राइट, जो भी फिक्स किया बेटा, जो लॉन्गर पीरियड है, तो लॉन्गर पीरियड के लिए बेटा डेफिनेटली वहां पर हमारे एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको सिक्योरिटी भी लगेगी बेटा, जॉब सिक्योरिटी भी लगेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस बेटा कंपनी को लेके बढ़ेगा। और इससे बेटा ये होगा कि यार कंपनी की रेपुटेशन भी इंप्रूव होगी बेटा, बिल्कुल। हमें यार लोग भी सोचेंगे इस कंपनी में एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, राइट, उनके हर चीज इंटरेस्ट के बारे में सोचा, जॉब सिक्योरिटी है, तो कहीं ना कहीं बेटा उस कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ती है, लाइक एग्जांपल टाटा। ठीक है, और सर ट्रेनिंग में खर्चा हमारा कम होता है, बिल्कुल ना, अगर नए एम्प्लॉय अपॉइंटी ज्यादा नहीं कर रहे बेटा हम, ठीक है, हमारे पुराने एम्प्लॉय बहुत टाइम से है, तो वहां पर ट्रेनिंग के खर्चे बेटा हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वॉलेटिंग इफेक्ट्स क्या हो गया? अगर मान लो मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, स्टेबिलिटी नहीं है पर्सनल में, तो बिजनेस का एक ऐसा एटमोसफेयर बन जाएगा जहां पर बेटा एम्प्लॉयज को ही कंपनी के ऊपर बिलीफ ही नहीं होगा, और जहां पर बिलीफ नहीं है बेटा वहां पर काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, कंपनी की रेपुटेशन भी क्या हो जाएगी बेटा, डाउन हो जाएगी, और जो अच्छे वर्कर्स है बेटा वो कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हो बेटा, मोर एक्सपेंसेस ऑन द ट्रेनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो ये। नोट इट डाउन। देखो बेटा, अगला पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 12, दैट इज इक्विटी। अब जरा ध्यान सुनना, इसमें हमने बेसिकली क्या लिखा। कहते हैं सर इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ जितना हो सके बेटा उतना फेयर रहे। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स, राइट, एज फेयरली एज पॉसिबल, सो दैट दे डेवलप द फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर देयर वर्क। ताकि उनको अपने काम को लेके बेटा डेडिकेशन की फीलिंग, एक भावना पैदा हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करूंगा, सुनना ध्यान से। एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनना। एक मान लो देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, जो कि हमारा एम्प्लॉय है, और एक पर्सन है मिस्टर वाई, जो कि हमारा एम्प्लॉय है। मान लो ये कंपनी है एक्स लिमिटेड कंपनी, और ये एक्स लिमिटेड कंपनी में ये 2 एम्प्लॉयज हैं। अब बेटा बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखेगा, मान लो ये जो पर्सन है ये एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, और ये जो भाई साहब हैं ये 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और लेटर ऑन बोथ आर एम्प्लॉय
both are employee gets same remuneration. तो बेटा एक बात बताइए सर, यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो मिस्टर एक्स ने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे हैं और इनने कम प्रोड्यूस करे हैं, बट कंपनी क्या कर रही है बेटा, कंपनी का मैनेजर क्या कर रहा है बेटा, दोनों को सेम ही रेमुनेशन पे कर रहा है, तो क्या ये अनफेयर हो गया? तो इस केस में बेटा मिस्टर एक्स भी नेक्स्ट टाइम से बेटा वर्क परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिले कर देगा, वो भी कम यूनिट प्रोड्यूस करेगा, वो बोलेगा जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तो फिर किस तरीके। तो इक्विटी वाला जो प्रिंसिपल है वो कहता है भाई साहब जो एम्प्लॉय ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है उसको उसके काम के हिसाब से रेमुनेशन मिलना चाहिए। अल्टीमेटली आप फेयरली ट्रीटमेंट करोगे बेटा सबॉर्डिनेट्स के साथ, अनफेयर नहीं रहोगे बेटा, बाइसनेस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कंसिडर द इक्विटी। तो यहाँ पर बेटा वायलेशन हो रहा है हमारा, हाँ जी, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, वायलेशन हो रहा है ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि सर यहाँ पर प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। ठीक है जी, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से, नोटेड डाउन दिस एग्जाम्पल। चलो जी, तो आज की क्लास बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज हमारे 12 प्रिंसिपल हो गए, अब हमारे पास बच गए दो, 13 और 14। अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके जो इफेक्ट्स हैं, इक्विटी के इफेक्ट्स हैं, वो भी बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। मुझे याद दिला देना कि हमारा इक्विटी के वॉलेटिंग और पॉजिटिव इफेक्ट्स रह रहे हैं, देखो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बेटा, बाय बाय।